नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग की बात का ये आज हम दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। शनिवार रात 9 बजे हैं। सबसे पहले अहमदाबाद में हुई दुखद दुर्घटना के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और अब बैंकिंग बात शुरू करते हैं। इस हफ्ते जो 5 प्रमुख खबरें रही वो थी पंजाब में एचडीएफसी को डीपैनल करना, रिजर्व बैंक का केवाईसी नया गाइडलाइंस जारी करना, बैंकों द्वारा लोन और डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना, डीएफएस और आरबीआई द्वारा इंश्योरेंस पर कुछ गाइडलाइंस बैंकों को देना और आईबीए की यूएफबीयू के साथ मेडिक्लेम के ऊपर मीटिंग होना। तो सबसे पहले पंजाब सरकार ने एचडीएफसी को पंजाब में अपने डिपार्टमेंट्स के लिए जो काम करता था, जो अलग अलग डिपार्टमेंट का डिपॉजिट हो या उनकी जो भी फाइनेंशियल डीलिंग थी उसके लिए डीपैनल कर दिया है। पंजाब सरकार का कहना है कि एचडीएफसी की जो वर्किंग थी वो ठीक नहीं थी, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उसको एचडीएफसी को पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के साथ काम नहीं करना होगा और उसको डीपैनल कर दिया। अब ऐसी स्थिति में बाकी बैंकों को हम कहें कि उनको काम मिल सकता है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई ये बैंकों को देखना चाहिए। दूसरा, केवाईसी के ऊपर रिजर्व बैंक ने एक नई गाइडलाइंस बैंकों को जारी की है कि बहुत सारे खाते जो हैं, खाते धारक को पता ही नहीं लगता और उसका जो खाता है वो बंद कर दिया जाता है बैंक द्वारा, उसकी ट्रांजैक्शन रोक दी जाती है क्योंकि केवाईसी पूरी नहीं है। बिल्कुल केवाईसी नो योर कस्टमर बैंक के लिए भी ज़रूरी है, खाता धारक के लिए भी ज़रूरी है, सिक्योरिटी के लिए भी। लेकिन रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक ऐसे ही जो है किसी का खाता ट्रांजैक्शंस रोक नहीं सकते। अगर उनको केवाईसी नहीं हुआ तो वो 2 से 3 रिमाइंडर उस ग्राहक को देंगे और उसके बाद भी अचानक से बंद नहीं करेंगे। दूसरा, रिजर्व बैंक का कहना है कि भाई जो सरकारी स्कीमें हैं उनका जो पैसा डायरेक्ट टू अकाउंट में आता है उसके ऊपर इस प्रकार से खाते की रोक लगाना वो भी ठीक नहीं है। जो जिसमें कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसी दिक्कत नहीं है, उसको ऊपर भी रोक लगाना ठीक नहीं। रिजर्व बैंक का कहना सही भी है कि जहाँ पर खाते में मुश्किल से 100, 200, 400 रुपये किसी के बचते हैं तो उसके ऊपर खाते पर रोक लगाकर उसको ट्रांजैक्शन को रोकना उचित नहीं है। रिजर्व बैंक का कहना है कि भाई पहले आप अपनी मेन ब्रांच में जाकर ही अपना केवाईसी दे सकते थे, लेकिन अब अपनी घर के पास वाली किसी भी अपनी ब्रांच में जाकर भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे सकते हैं। और रिजर्व बैंक का ये भी कहना है कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनके थ्रू भी आप अपनी केवाईसी जो है अपडेट करा सकते हैं, यानी केवाईसी के लिए ग्राहकों को परेशानी ना हो, इसलिए रिजर्व बैंक ने 2, 3, 4 जो है ऑप्शंस बैंकों को दिए हैं और ग्राहकों को भी दिए हैं ताकि ग्राहकों को भी सुविधा हो और बैंकों के ऊपर भी ज़्यादा लोड ना पड़े। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होने के बाद जिस प्रकार से रेपो रेट में कमी की गई उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया। बैंकों ने जो रेपो रेट लिंक लोन थे उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना शुरू कर दिया है, ईएमआई कम करनी शुरू कर दी है और उसके साथ साथ एफडी के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना शुरू कर दिया है। तो जिन लोगों को लगता है कि बैंक ने अभी तक हमें जो है उस रेपो रेट कट का बेनिफिट नहीं दिया, तो वो अपने बैंक में जाकर बात कर सकता है कि वो इफेक्ट उनको क्यों नहीं मिला। बहुत सारे बैंक जो है वो बाकी जो लोन है उसके ऊपर भी कुछ बेनिफिट जो है वो ग्राहकों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी वो 10 बेसिस पॉइंट किसी का 20 बेसिस पॉइंट इस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि उसका फिक्स्ड
हाउसिंग लोन है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और वो अभी काफ़ी पेंडिंग है, तो वो अपना जो लोन है वो किसी दूसरे बैंक में भी डिपोर्ट करवा सकता है। वो सुविधा भी उसके पास ऑप्शन है। उसको जहाँ लगता हो कि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है तो वो डिपोर्ट भी अपना अकाउंट को करवा सकता है। तो ये एक सुविधा उसके पास, ग्राहकों के पास है। लेकिन जहाँ खाता चल रहा होता है वहाँ से बिना कारण से शिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की दोबारा वेरिफिकेशन होगी, LSR बनेगा, यानी आपके खर्चे भी और उसके ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो और बहुत बैंक आपको बेनिफिट ना दे रहा हो, तब तक आपको दूसरे बैंक में अपना खाता डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। वैसे ही दो अलग अलग स्टेटमेंट पिछले सप्ताह आई कि DFS ने बैंकों को कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस को बेचें, यानी इंश्योरेंस को सरकार का सोचना है कि गांव तक जो है इंश्योरेंस को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और गांव तक उसको पहुंचाना है। तो उसके लिए बैंकों से बड़ा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बैंकों का नेटवर्क अच्छा है, बैंकों को उसमें इस्तेमाल DFS करवाना चाहता है, लेकिन वहीं रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने बैंकों को नसीहत दी है कि मिस सेलिंग नहीं करें इंश्योरेंस में। कारण क्या है कि जब कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है इंश्योरेंस का, तो बैंकर जो है उसको, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी वो इंश्योरेंस कई बार बेच देते हैं वो प्रोडक्ट, क्योंकि उनके ऊपर टारगेट का दबाव रहता है। तो इसलिए दोनों जो कम्युनिकेशंस हैं DFS का और RBI का, वो इंश्योरेंस के ऊपर कंट्राडिक्टरी है। तो दोनों को मिल बैठकर जो गाइडलाइंस है बैंकों को देनी चाहिए कि बैंक किसकी माने, रिजर्व बैंक की माने या DFS की माने। अंत में जो खबर है वो ये है कि कल ही IBA ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के साथ एक बैठक मुंबई के में की। बैठक का जो मसौदा था, जो मुद्दा था, वो ये था कि कर्मचारी चाहे वो वर्किंग है या रिटायर्ड हैं, उनके लिए जो मेडिक्लेम की जो स्कीम आगे रिन्यू होने वाली है उसके ऊपर विचार करने के लिए वो बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं, यानी IBA ने यूनियंस का कहें या अपनी तरफ से प्रपोजल दिया है कि अभी तक जो आपका मेडिक्लेम का कवर है वो अवार्ड स्टाफ के लिए 3 लाख था, उसको 4 लाख करने की, और जो ऑफिसर्स का था, जो ऑफिसर से लेके स्केल 4 तक, वो 4 लाख से 5,25,000 रुपये तक का कवर, और स्केल 5 एंड अबव के लिए जो 4 लाख पहले था उसको 7 लाख का कवरेज जो है मिलेगा। वैसे ही वो अगर चाहें तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का जो है टॉप अप भी उसमें ले सकते हैं। उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा, वर्किंग एम्प्लॉइज को भी। वैसे ही जो कॉर्पस पहले 100 करोड़ का होता था वो अब 125 करोड़ का होगा। अब ये बदलाव हुआ, ये सकारात्मक है कि कवरेज बढ़ाई गई है, और भी कुछ 2-3 सुविधाएं जो हैं जो नहीं थी उनको भी बढ़ाया गया है। लेकिन अब देखना होगा, जो असली खेल है वो बचा है कि इसका प्रीमियम क्या आएगा, क्योंकि वर्किंग वालों को तो बैंक उनके लिए पे करेगा, लेकिन जो रिटायर्ड है, पेंशनर्स हैं, जब उनके लिए कवरेज बढ़ जाएगा तो नेचुरली उनका प्रीमियम भी बढ़ेगा। और प्रीमियम वैसे भी हर साल इंश्योरेंस कंपनी जो है कॉस्ट जो है प्रीमियम की बढ़ाती जा रही है। तो ऐसे में जब अवार्ड स्टाफ के लिए 4 हो जाएगा और ऑफिसर के लिए 4 से 5, 25 और 4 से 7 लाख रुपए, तो उसका प्रीमियम भी बढ़ेगा। वो प्रीमियम कितना बढ़ता है, क्योंकि अभी तक ये बात आ रही थी कि यूनियंस डिमांड कर रही थी कि सारा जो प्रीमियम है वो बैंक दें, चाहे रिटायर्ड या वर्किंग के लिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। और अब
IBA जो इंश्योरेंस कंपनी से जो प्रपोजल मंगवाएगी और उसके बाद तय होगा कि कितना प्रीमियम जो है कर्मचारियों को देना पड़ेगा और टॉपअप के लिए भी कितने पैसे जो है कितना प्रीमियम वर्किंग को रिटायरीज को देना पड़ेगा। तो जहां सकारात्मक बात दिखती है वहां चिंता भी दिखती है कि प्रीमियम बढ़ेगा। तो ये कुछ मुख्य बैंकिंग से संबंधित खबरें थी, उसके ऊपर हमने आपके सामने विचार रखा है। अगर ये हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें ऐसा उत्साह दें मैसेज के द्वारा कि हम इस एपिसोड में और क्या सुधार कर सकते हैं आगे के लिए। तो मिलते हैं अगले शनिवार रात 9 बजे बैंकिंग की बात मेरे साथ। नमस्कार।